डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर रश्मि सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की कक्षा में हम बीए ऑनर्स के प्रथम वर्ष के लिए HND MJ 102 हिंदी उपन्यास के तहत त्यागपत्र उपन्यास की इकाई 3 पात्र एवं चरित्र चित्रण का अध्ययन करेंगे। जैसा कि विद्यार्थी मित्रों, आगे की कक्षा में हम मृणाल के चरित्र चित्रण की चर्चा कर रहे थे। इसी चर्चा पर अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। मृणाल जिस कोयले वाले के साथ रहती है, वह कोयले वाला भी मृणाल को छोड़कर चला जाता है। इसके बाद वह अस्पताल में एक बच्ची को जन्म देती है, जो 10 महीने की होकर रोग और भूख से मर जाती है। इसी मुकाम पर पहुंचकर मृणाल बुआ की जिंदगी बिखर जाती है। उसकी जिंदगी में 2 पुरुष आए और दोनों ही उसको छोड़कर चले गए। मृणाल जैसे तैसे अपने आप को संभाल पाती है। मृणाल अपने धर्म से समझौता कर कर अच्छी तरह जी सकती थी, लेकिन वह अपने धर्म के प्रति वफादार और प्रतिबद्ध है। वह हिंदू धर्म को अच्छे से निभाती है। इसके पश्चात मृणाल एक डॉक्टर परिवार में ट्यूशन पढ़ाने लगती है। संयोगवश प्रमोद, जो कि मृणाल का भतीजा है, इसी परिवार में लड़की देखने आता है। संयोगवश प्रमोद, जो कि मृणाल का भतीजा है, इसी परिवार में लड़की देखने आता है। वहाँ उन दोनों की मुलाकात होती है। प्रमोद अपनी बुआ मृणाल को शादी में बुलाना चाहता है, लेकिन वह मना कर देती है। वह प्रमोद से कहती है, मैं अपशकुन हूँ भाई, अपशकुन से बनता काम बिगड़ जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से भी कहीं दूर चली जाऊँ। और मेरी एक बात सुन, तुझसे कहती हूँ, यहाँ कोई बेवकूफ़ी मत करना। अब आ गया फिर मेरे यहाँ मत आना। मेरे कुलसील का कुछ पता नहीं है, इससे मेरे यहाँ तेरा आना जाना ठीक नहीं है। प्रमोद लड़की के परिवार वालों को उसके और मृणाल के रिश्ते की सच्चाई बता देता है। सच्चाई जानकर लड़की वाले प्रमोद के साथ रिश्ता तोड़ देते हैं और मृणाल, जो कि उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी, उसको भी निकाल देते हैं। इसके पश्चात मृणाल भटकती हुई ऐसे लोगों के बीच में जा पहुंचती है जो समाज और नैतिक दृष्टि से बहुत ही गिरे हुए कहे जाते हैं। यहाँ पर वह बीमार पड़ जाती है। वह प्रमोद को पत्र लिखती है, मैं किसी भी और बात पर अब जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ। उनकी बुझती हुई और जगती इंसानियत के भरोसे ही रहना चाहती हूँ। मैं दर दर भटकी हूँ और मैंने सीखा है कि दुर्जन लोगों की सद्भावना के सिवा मेरी कुछ पूंजी नहीं हो सकती। पत्र पढ़कर प्रमोद मृणाल से मिलने जाता है। बीमार बुआ के पास अधेड़ अवस्था की वेश्याएं, बेकार मजदूर, भिखमंगे लोग हैं। मृणाल प्रमोद से पैसे मांगती है, क्योंकि उन पैसों से वहाँ की दुर्जनता और गंदगी को साफ करने का वो प्रयास कर सके। बीमार मृणाल प्रमोद के साथ चलने या अस्पताल में भर्ती होने तक को भी तैयार नहीं होती। अंत में प्रमोद अपनी रोगड़ी बुआ के खर्च के लिए कुछ रुपए एक वकील के पास छोड़कर चला जाता है। संसार की यातनाओं को सहते सहते मृणाल एक दिन अपनी समस्त वेदनाओं को लिए इस संसार से चल बसती है। उसकी मृत्यु का समाचार सुनकर प्रमोद आत्मग्लानि से आक्रांत होकर अपने जीवन को निरर्थक मानता हुआ जज के उच्च पद से त्यागपत्र दे देता है और विरक्त जीवन व्यतीत करने लगता है। त्यागपत्र उपन्यास की मृणाल भाभी के अत्याचार, प्रथम प्रेम भंग, अनमेल विवाह, तनावग्रस्त दाम्पत्य जीवन, दूसरे प्रेम संबंध में असफलता, आर्थिक अभाव और गरीबी में जीवन जीती हुई मर जाती है। त्यागपत्र उपन्यास में मृणाल के एक प्रबल चरित्र के रूप में हमारे समक्ष आती है, जो खुद के जीवन में अनेक कठिनाइयां भुगतकर दूसरों के सुख की कामना करती रहती है। मृणाल अपने जीवन में जिससे भी जुड़ी पूरी निष्ठा और सच्चाई के साथ उन पर अपना सब कुछ लुटा भी दिया। समाज की नजरों में वह, लेकिन तन देकर धन की आशा करना वह बेईमानी समझती है। जीवन में मिली ठोकरों की प्रतिक्रिया वह केवल मौत आत्मसंघर्ष के रूप में देती है। मृणाल जैसी नारी का चरित्र तथा कथित सभ्य समाज की सभ्यता पर प्रश्न भी खड़ा करता है। समाज के अंदर दोहरा व्यक्तित्व रखने वाले लोगों का पर्दाफाश भी करता है। बुद्धिजीवी वर्ग को सामाजिक नीति नियमों, कानून,
नैतिकता, आदर्श, परंपरा इत्यादि पुनर्विचार करने के लिए विवश कर देता है। उपन्यास का दूसरा मुख्य पात्र है प्रमोद, जो कि मृणाल का भतीजा है। उसके पात्र चरित्र की अब हम चर्चा करते हैं। तो प्रमोद त्यागपत्र उपन्यास का दूसरा केंद्रीय पात्र है, जो कथा का सूत्रधार भी है। प्रमोद एक संवेदनशील, आदर्शवादी, चिंतनशील और सामाजिक रूढ़ियों से बंधा हुआ चरित्र है, जो अपनी बुआ मृणाल के प्रति गहरा स्नेह रखता है। वह उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन सामाजिक मर्यादाओं, परिवार के दबाव और अपनी पद लालसा के कारण वह ऐसा करने में असमर्थ रहता है, जिससे वह भीतर ही भीतर द्वंद्वग्रस्त रहता है। वह एक ऐसा युवा है जो सामाजिक मान्यताओं और अपने व्यक्तिगत इच्छाओं के बीच में फंसा हुआ है, जो मृणाल के दुखद अंत का साक्षी बनता है और उसके प्रति सहानुभूति रखते हुए भी कुछ कर पाने में अक्षम रहता है। उसमें आत्मविश्लेषण की प्रवृत्ति, बौद्धिकता, जागरूकता तथा नैतिक संघर्ष को जन्म देने की क्षमता अधिक है। प्रमोद मृणाल का भतीजा है। प्रमोद के जीवन की कथा प्रमोद के माध्यम से ही कही गई है। शीला के भाई के साथ मृणाल के प्रेम से लेकर उसके असफल वैवाहिक जीवन एवं दर्द भरी मृत्यु तक की घटनाओं में वह मृणाल का साक्षी रहता है। प्रमोद को बचपन से ही अपनी बुआ के प्रति विशेष लगाव है। प्रमोद का समग्र व्यक्तित्व मृणाल से ही जुड़ा हुआ है। बचपन से ही वह मृणाल पर आती हुई आपत्तियों को देखता है, पर सहायता नहीं कर पाता। बुआ को जब घर में बेत से पीटा जाता था, या फिर जब वो विवाह के बाद ससुराल से पीट कर आती थी, तब उसका हृदय वेदना से भर जाता था। माँ के द्वारा बुआ की पिटाई होने पर वह अपनी माँ से बहुत गुस्सा हो जाता था और कठोर वचन भी बोलता है। मृणाल की शादी के पश्चात उसकी विदाई उसके लिए असहनीय हो जाती है। वह चाहता है कि बुआ प्रत्येक पल उसके समीप रहे। वह कहता है, बुआ सदा इसी घर में रहेगी। देखता हूँ कौन फूफा होते हैं जो बुआ को यहाँ से लेकर जाएंगे। ऐसा मत करो बुआ, मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम्हें क्या फिक्र है, यह प्रमोद बड़ा होकर खूब कमाएगा और तुम्हारी खूब सेवा करेगा और तुम्हें कुछ भी होने नहीं देगा। बीमारी की स्थिति में फूफा जी का बुआ को ले जाना उसे नहीं अच्छा लगता। उसे इतनी तकलीफ होती है कि वह रो भी नहीं पाता, न कुछ कर पाता है। प्रमोद अपनी स्थिति बताते हुए कहता है, मैं बुआ को विदा के समय देखते देखते अचानक इतना झल्ला आया कि भागकर बुआ वाली कोठरी में जाकर छिप गया और मैंने अपने आप को उसमें बंद कर लिया। किवाड़ बंद करने पर भी इतना अंधेरा था, लेकिन फिर भी मैंने दोनों हाथों से अपनी आंखें ढांप ली थी और गुमसुम कोठरी के बीचों बीच आकर बस मैं खड़ा ही रह गया था। मानो मुझे ऐसी आशा थी कि कोई करिश्मा होगा या कोई भूचाल आएगा, कुछ न कुछ जरूर होगा और आखिर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ खड़े खड़े चाहता था कि अपनी सांस को रोक लूं, मैं बेजान हो जाऊं। प्रमोद की यह स्थिति हमें बुआ के प्रति उसके आत्मीय संबंध को उजागर करती है। प्रमोद बुआ के बारे में जानना चाहता है। बुआ की ससुराल जाकर उसका हाल पूछना चाहता है। घर में बुआ की कोई चर्चा नहीं करता। माँ से पूछने पर वो चिढ़ जाती हैं। धीरे धीरे उसे बुआ के गृह त्याग की बात भी पता चल जाती है। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान वह मन में संकल्प करता है कि मैं बुआ को जरूर ढूंढ निकालूंगा। दृढ़ संकल्प वाला प्रमोद बुआ को ढूंढने में सफल भी हो जाता है। बुआ की शारीरिक स्थिति और घर का हाल देखकर प्रमोद बहुत दुखी हो जाता है। वह बुआ को इस स्थिति से निकालना चाहता है। इस मुलाकात के दौरान भी बुआ प्रमोद को अपने बीते हुए जीवन का हाल बता देती है। शीला के भाई का पत्र, पति का शक करके उसको घर से निकाल देना और कोयले वाले के साथ संबंध इत्यादि के बारे में जानकर प्रमोद कह उठता है, तुम घर क्यों नहीं आई बुआ? इस आदमी के साथ बसने के लिए यहाँ पर क्यों चली आई? प्रमोद के मन में पर पुरुष के साथ भागी हुई और समाज की नजरों में दुष्चरित्रा मानी गई अपनी बुआ मृणाल के प्रति तिरस्कार का भाव जागृत नहीं होता, बल्कि वह इस उलझन में पड़ जाता है कि ये बुआ को मैं क्या बताऊं। पतिगृह को छोड़कर यहाँ गंदे व्याभिचार में रहने वाली नारी पवित्र धर्म की बात करती है और उसको सुनता हुआ मैं, एक पढ़ा लिखा युवा, समझदार युवा, उस नारी को लांछित नहीं करता, बल्कि उसके प्रति और खिंचकर रह जाता हूँ, जो असहनीय है। प्रमोद महत्वाकांक्षी युवा सतत प्रयत्नशील रहकर वह बीए की परीक्षा में पोजीशन लाने की भी सोचता है। भावी ससुराल वालों से वह कुछ भी छिपाना नहीं चाहता। वह अपने ससुराल वालों के समक्ष अपने और मृणाल बुआ के संबंध का उद्घाटन कर देता है। परिणाम स्वरूप उसका राजनंदिनी के साथ विवाह का रिश्ता टूट जाता है। प्रमोद अपनी बुआ के चरित्र का विश्लेषण करता रहता है।
समझने का प्रयत्न करने पर भी वह बुआ को समझ नहीं पाता। वह अनेक बार अपनी बुआ के उद्धार की चेष्टा करता है, समाज की विषमताओं को देखकर उसके बारे में सोचता है, समझने का प्रयत्न करता है। दूसरी ओर वह उनकी प्रतिक्रिया के रूप में समाधान की तलाश में बेचैन होता है। प्रमोद समाज की जूठन एवं अपराधियों के बीच से बुआ को निकालकर सभ्य समाज में लाना चाहता है। बीमार बुआ को अंतिम बार देखने जाता है, तब कहता है, बुआ, बुढ़ापे में ही तुम्हें आराम नहीं दे सकूंगा तो अब फिर मैं कब दूंगा? मैं कुछ नहीं जानता। मैं तुम्हें पक्की बात बताता हूँ कि मेरी वकालत अच्छी चल जाएगी। कोई फिक्र की बात नहीं है बुआ, तुम मेरे साथ चलो। मैं किसी की परवाह नहीं करता। लेकिन बुआ प्रमोद के साथ नहीं आना चाहती। बुआ बीमारी की स्थिति में निचले दर्जे के लोगों के साथ रहना चाहती है। तब प्रमोद रोहिणी बुआ के खर्चे के लिए कुछ रुपए एक वकील के पास छोड़कर चला जाता है। अपने अदालत के व्यवसाय और स्वार्थ पूर्ति में लग जाता है। 17 साल के बाद प्रमोद को बुआ की मौत का समाचार मिलता है। प्रमोद बुआ की मौत की खबर सुनकर पश्चाताप की अग्नि में जल उठता है। वह अपने आप से कहता है, आज महा आश्चर्य और महासंताप का विषय मेरे लिए है। यह है कि किस अमानुषिकता के साथ 17 वर्ष से मैं बुआ को बिना देखे काट गया। वह बुआ जिन्होंने बिना लिए मुझे सिर्फ दिया है, जिन्होंने कुछ किया तो सिर्फ मुझे प्रेम ही किया है। प्रमोद का पश्चाताप और आत्मग्लानि उसके स्वार्थ और अहम का दमन कर देती है। बुआ की मृत्यु की सूचना प्रमोद के मन पर गहरा प्रभाव डालती है। बुआ के दर्दनाक एवं पीड़ा में जीवन के अंत के लिए वह स्वयं को दोषी समझता है और अपने जज के पद से त्यागपत्र दे देता है। त्यागपत्र देते हुए प्रमोद संसार में अकेले ही रहने का निश्चय करता है। इस तरह से प्रस्तुत इकाई में हमने त्यागपत्र उपन्यास के मुख्य पात्र मृणाल और प्रमोद के चरित्र चित्रण की चर्चा की। आगे की कक्षा में हम त्यागपत्र उपन्यास के गौण पात्रों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।